वेलकम। आज हम बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स करने वाले हैं और साथ ही साथ में हम नेशनल इनकम भी करेंगे। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है? सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि फाइनल गुड्स, एक मिनट यार, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या फ़र्क होता है। तो देखो, मान लो कि एक किसान ने आटा उगाया, फिर उसने उसको बेकरी को बेच दिया, फिर बेकरी वाले ने उसका ब्रेड बनाया और कंज्यूमर को बेच दिया। ठीक है, आपको बेच दिया। तो आपने ब्रेड खरीदा, लेकिन उस ब्रेड को यूज़ होने के लिए फ्लोर, आटा भी लगा था। तो आटा आपने खरीदा नहीं है, लेकिन आटे के बिना ये पॉसिबल भी नहीं था। तो क्योंकि आटा इस प्रोसेस में यूज़ हुआ है, लेकिन ये फाइनल गुड नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, और क्योंकि ये फाइनल गुड है, अब इसके बाद आप ब्रेड का और कुछ नहीं बनाओगे, तो ये हो गई फाइनल गुड। ठीक है, बिल्कुल अपने नाम जैसा ही काम है इनका, कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है। उसके अलावा होती हैं कंजम्पशन गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स। देखो, कुछ चीज़ें होती हैं जो कंज्यूमेबल होती हैं। कार हो गया, कार को आप खरीदते हो तो आप इसे कंज्यूम करते हो। टी शर्ट हो गई, या फिर आप कुछ भी खाने लायक या कुछ भी खरीद रहे हो जिसे आप यूज़ करोगे अपने लिए, तो जिससे आपकी वांट्स डायरेक्टली सेटिस्फाई होती हैं, उसको बोलते हैं हम कंज्यूमर गुड्स या फिर कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मान लो आपको कोई भी बिज़नेस खोलना है, तो बिज़नेस खोलने के लिए आपको मशीन्स भी चाहिए। ठीक है, मान लो मशीन्स चाहिए, आप कुछ ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हो, उसके लिए आपको ट्रक चाहिए होंगे। तो ये सब चीज़ें जो कि आपको बाद में फ़ायदा पहुंचाएंगी, इनको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। ठीक है, और याद रखना कि ये जो गुड्स हैं, ये आप यूज़ कैसे करते हो, इससे डिसाइड होता है कि ये कंजम्पशन गुड्स हैं कि कैपिटल गुड्स हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कार खरीदी अपने लिए, तो वो कंजम्पशन गुड हो गई, क्योंकि अब आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। लेकिन अगर आपने वही कार खरीदी और उसकी टैक्सी बना दी, तो अब आप उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि उससे अपना धंधा बना रहे हो। तो इस केस में वो हो गई कैपिटल गुड। ठीक है, तो कुल मिला के जब भी आपको कैपिटल वर्ड सुनने को मिले, इसका मतलब आप अपने बिजनेस को या अपने मुनाफे के लिए कोई चीज़ खर्च कर रहे हो। ठीक है, कोई भी चीज़। और कंजम्पशन गुड्स मतलब नाम ही काफ़ी है इसका, तो कंज्यूम आप कर रहे हो। ठीक, इतना क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद स्टॉक वर्सेस फ्लो। स्टॉक होता है कोई भी चीज़ जिसे आप एक पॉइंट ऑफ टाइम में नाप सकते हैं। मान लो आपके पास ना पानी की टंकी है, तो आप किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बता सकते हो कि इसमें कितना पानी है। भाई 4:30 बजे इस टंकी में ये 90% फुल थी। ठीक है, जिस चीज़ को आप एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बता सकते हो ना, उसे कहते हैं स्टॉक। और जो चीज़ फ्लो होती रहती है ना, उसे कहते हैं फ्लो। जैसे इसी में अगर मैं नल लगा दूं, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा नल हो गया, लेकिन इसमें मैंने नल लगा दिया, तो इसमें 1 मिनट में कितना पानी बहेगा, उसे कह देते हैं फ्लो। इसको इकोनॉमिक्स की दुनिया में ऐसे समझ लो कि आपके पास कितना पैसा है, कितनी वेल्थ है। तो आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बता सकते हो कि भाई आज के टाइम पे मेरे पास, मेरे बैंक में मान लो 50 करोड़ रुपए हैं। लेकिन फ्लो क्या होता है? मान लो आप इनकम है आपकी, तो हर महीने आती है ना इनकम। तो ऐसा तो है नहीं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी इनकम होगी कुछ। इनकम क्या है? हर महीने आती है, मतलब रेगुलर आती है। या सेविंग्स हो गई, आप हर महीने सेविंग्स करते हो, तो ये सब चीज़ें आ जाती है फ्लो में। ठीक है, आई होप यू गेट द पॉइंट। उसके बाद आ जाता है इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट, आप अपना कोई भी बिजनेस खड़ा कर रहे हो, तो आप उसमें मशीनरी लगाओगे। ठीक है, या गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो गवर्नमेंट क्या करती है? रोड्स बनाती है। ठीक है, या बिल्डिंग्स बनाती है, फैक्ट्रीज कहीं पे बन रही हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं? इससे हमारी प्रोडक्शन जो है वो बूस्ट होती है। ठीक है, तो इसलिए इसे कह देते हैं इन्वेस्टमेंट। और इसको ही क्लासिक भाषा में बोल देते हैं एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी कि
कैपिटल क्या था, अभी हमने ऊपर देखा था, कैपिटल वो चीज़ें होती हैं जिससे हमें बिजनेस में मुनाफा होता है, फ़ायदा होता है। तो अगर हम वैसी चीज़ों में पैसा ज़्यादा लगाते हैं तो वो हो गई कैपिटल, ठीक है। तो वो कैपिटल में अगर हम ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं तो वो चीज़ हो गई क्या, इन्वेस्टमेंट। और डेप्रिसिएशन क्या होती है, मान लो आपने जो भी मशीन्स वगैरह खरीदी है ना, कैपिटल जो भी आपकी है वो जब चलेगी मशीन तो वो घिसेगी भी तो सही, उसी घिसने को, उसी वियर एंड टियर को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसको आप किसी भी एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लो ये आप हो और आपने लगाई कोई फैक्ट्री, किसकी फैक्ट्री लगाई, मान लो टी शर्ट की फैक्ट्री लगाई, ठीक है। अब इसके लिए आपने क्या लगाया, मशीन्स लगाई, अंदर बिल्डिंग बनाई होगी, इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट, ये आपने इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक्स खरीदे होंगे। तो ये सभी चीज़ें क्या कर रही हैं, आपके बिजनेस को बढ़ाएंगी, आपको और फायदा करवाएंगी। तो ये सभी चीज़ें किस में आ गई, कैपिटल में। लेकिन फिर आपके ट्रक, मशीन्स, बिल्डिंग्स, इनका वियर एंड टियर भी होगा, तो इसी चीज़ को क्या कह देते हैं, डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब आपकी कुल मिला के इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, मान लो आपने 10 लाख की मशीन्स लगवाई थी साल के शुरुआत में, साल का एंड आते आते उसमें मशीनें क्या घिस गई आपकी, वियर एंड टियर हो गया उनमें। तो 10 लाख में से अब आज आप उन अगर मशीन्स को बेचने जाओगे तो वो मान लो 8 लाख में ही बिकी, 8 लाख में बिकी, तो 2 लाख वैल्यू जितनी, उसकी वैल्यू घट गई, ठीक है। तो यही जो 2 लाख है ना, जो वैल्यू घट गई, इसी को बोलते हैं क्या, डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं 4 सेक्टर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले होती क्या है, हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि जब हम पूरे देश की इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में 4 बेसिकली सेक्टर्स हैं, यानी कि 4 चीज़ें हैं जो आपस में इंटरेक्ट करती हैं। पहला आ गया हाउस होल्ड, हाउस होल्ड यानी मेरे आपके जैसे लोग जो कंज्यूमर्स हैं। फिर आ गया फर्म्स, फर्म्स मतलब कंपनीज या कॉरपोरेशंस जो कि बिजनेस करती हैं, कुल मिला के प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। और तीसरी आ गई गवर्नमेंट जो हमसे टैक्सेस लेती है। और चौथा आ गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि एक जो देश है ये किसी दूसरे देश के साथ व्यापार भी तो करेगा। तो ये जो हमारा देश है ना, इसके अंदर आ जाते हैं हाउस होल्ड्स, फर्म्स और इस देश की गवर्नमेंट, ठीक है। और ये देश एक दूसरे देश के साथ जब ट्रेड करता है, कुल मिला के इस देश के अलावा जितनी भी और देश हैं उन सबको कुल मिला के बोल देते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अभी कैसे इंटरेक्ट करते हैं सारी की सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स इसी बारे में है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मान लो ना ये एक देश की इकोनॉमी है, तो सिंपल टर्म्स में हम देखें तो इसमें हम 2 ही चीज़ें लेंगे अभी के लिए, हाउस होल्ड्स और फर्म्स। हाउस होल्ड मैंने अभी कहा हमारे जैसे लोग, आम लोग, और एक आ गई फर्म्स यानी जो प्रोडक्शन करती हैं। तो देखो सबसे पहले बड़े वाले सर्कल में आ जाते हैं। हाउस होल्ड क्या करते हैं ना, फैक्टर सर्विसेज देते हैं फर्म्स को, मतलब मेरे आपके जैसे ही लोग, बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग निकल के फैक्टर सर्विसेज देते हैं और उससे क्या चलती हैं, फर्म्स चलती हैं। अब फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं, ये होती हैं, इसी को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। एक हाउस होल्ड फर्म को क्या क्या दे सकता है, एक हाउस होल्ड ही मतलब कलेक्टिवली हाउस होल्ड्स लेबर देते हैं, मतलब इन्हीं घरों में से ही तो लोग निकल के काम करने जाएंगे उन फैक्ट्रीज में। लैंड देते हैं, ठीक है। कैपिटल पैसा लगाते हैं, स्टॉक मार्केट आपने देखा होगा, हम पैसा किस में लगा रहे हैं, कंपनीज में लगा रहे हैं, तो हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, फर्म्स के पास ही तो जा रहा है। और चौथा, इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों का बिजनेस माइंड होता है, तो उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो कि हाउस होल्ड्स
किसको दे रहे हैं? फर्म्स को। यार बहुत ही गंदा बन गया, सॉरी। तो हाउस होल्ड्स किसको दे रहे हैं? फैक्टर सर्विसेज, फर्म्स को। अब फर्म्स क्या करेंगी? इनके पास सब कुछ आ गया, अब फर्म्स बनाएंगी प्रॉफिट, मतलब प्रोडक्शन करेंगी, ठीक है। तो जब ये प्रोडक्शन करेंगी, तो अब छोटे वाले सर्कल पे देखो, जब ये प्रोडक्शन करेंगी तो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगी, और वो दोबारा कौन खरीदेगा? हाउस होल्ड्स, ठीक है। हाउस होल्ड्स ने ही क्या किया? फर्म्स बनाई, उसको ये 4 चीज़ें दी। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनाया वो खरीदेगा कौन? दोबारा हाउस होल्ड्स ही। अब इन हाउस होल्ड्स ने वो सामान खरीदा, तो फ्री में तो लेंगे नहीं सामान, उसके लिए क्या करेंगे? पैसा स्पेंड करेंगे। तो देखो बड़ा वाला सर्कल, ठीक है, पैसा स्पेंड करा। इसके बाद अब याद है ना, स्टार्टिंग में हाउस होल्ड्स ने क्या दिया था फर्म्स को? ये 4 चीज़ें दी थी। फ्री में तो देंगे नहीं हाउस होल्ड्स भी, ये भी कुछ ना कुछ लेंगे। लेबर के बदले क्या लेंगे? वेजिस, पैसे लेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई फ्री में तो काम करेगा नहीं। लैंड अगर इन्होंने किसी कंपनी को दी है तो उस लैंड से क्या लेंगे? रेंट लेंगे। कैपिटल अगर दे रहे हैं, अब कोई फालतू में तो पैसे लगाएगा नहीं, इसलिए लगाएगा ताकि उसे इंटरेस्ट मिल सके। तो कैपिटल के बदले हाउस होल्ड्स क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? वो लेते हैं इंटरेस्ट। अब जो एंटरप्रेन्योर है, ये कोई गधा तो है नहीं जो चुपचाप आके हमारे लिए काम करेगा। इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए प्रॉफिट। ये सोच रहे कि ये सब चीज़ें मिला के अगर मैंने 100 रुपया लगाया है, तो जो इनको बेचने के बाद मुझे 110 रुपया मिले, या फिर मतलब उससे ज़्यादा मिले, प्रॉफिट मिले, ठीक है। और हाँ, एक बार फिर से इसको ब्रश अप कर लेते हैं। अगेन देखो ये लॉजिकल है काफ़ी। सबसे पहले हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? ये 4 चीज़ें किसको देते हैं? फर्म्स को देते हैं। तो पहला एरो वही दिखाता है कि हाउस होल्ड्स ने क्या दी? हाउस होल्ड्स ने दी फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज ये 4 होती हैं। इसके बदले जो फर्म्स ने क्या किया? फैक्टर पेमेंट करी, यानी कि मैंने जैसा भी बताया था ना, लेबर के बदले क्या था? वेजिस, लैंड के बदले रेंट, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और इसके बदले प्रॉफिट। तो फैक्टर सर्विसेज जो हाउस होल्ड फर्म्स को देते हैं, फर्म्स उन्हीं की फैक्टर पेमेंट्स हाउस होल्ड्स को वापस लौटा देती है। फिर फर्म्स ने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाया होगा, प्रोडक्शन किया होगा, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज को किसको बेचते हैं? दोबारा हाउस होल्ड्स को। और फिर हाउस होल्ड्स फ्री में तो नहीं खरीदेंगे, तो ये क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं। तो कुल मिला के इस तरह से सारी इकोनॉमी चलती है, ठीक है। और याद रखना, टोटल जो प्रोड्यूस हुआ है किसी भी देश में, और टोटल इनकम जनरेटेड और टोटल एक्सपेंडिचर सेम ही रहता है, ठीक है। अब हम आते हैं नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। 3 मेथड्स हैं हमारे पास। एक तो है प्रोडक्ट मेथड, इसी को बोल देते हैं वैल्यू एडिड मेथड। एक है इनकम मेथड, इसमें हम क्या करते हैं? सारी इनकम्स जोड़ देते हैं जो भी लोगों ने कमाई है, या फिर इसने या फिर फर्म्स ने कमाई है, मतलब कुल मिला के सभी फैक्टर्स की जो इनकम है उसको जोड़ेंगे तो वो इनकम मेथड निकल के आता है। और एक्सपेंडिचर मेथड, तो अभी हमने ऊपर देखा था ना कि प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर हमेशा इक्वल होता है। तो इसमें भी प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, ये तीनों मेथड से जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो वो हमेशा सेम आती है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई फार्मर है, उसने गेहूं उगाया और 100 रुपये में बेचा एक बेकर को। अब बेकर ने उसका क्या किया? पिज़्ज़ा का क्रस्ट बनाया और 180 रुपये में बेच दिया पिज़्ज़ा की शॉप को। अब पिज़्ज़ा की शॉप ने उसमें जो भी अपना टॉपिंग्स वगैरह डाली और उसको 300 रुपये में कंज्यूमर को बेच दिया, यानी आपको बेच दिया, ठीक है।
ये हो गई एक इकोनॉमिक प्रोडक्शन की एग्जाम्पल। अब इसी एग्जाम्पल्स के ज़रिए हम इन तीनों मेथड्स को समझेंगे कि इसमें कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहला है वैल्यू एडिड मेथड। देखो इस प्रोसेस में ना, वैल्यू एडिड मेथड में या फिर प्रोडक्ट मेथड में हमें ये देखना होता है कि हर स्टेप पे वैल्यू कितनी ऐड हुई है। जैसे फार्मर ने कितनी वैल्यू ऐड की, फार्मर से पहले तो कुछ भी नहीं था, तो फार्मर ने कुल मिला के 100 रुपये की वैल्यू ऐड की, ठीक है। अब बेकर ने 180 रुपये में बेचा, तो बेकर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी? नहीं, 180 में बेकर ने बेचा, लेकिन उसने 100 में खरीदा भी तो था, तो ये हो जाएगी 180 माइनस 100, ठीक है। 180 रुपये उसकी जेब में आए, लेकिन पहले 100 रुपये गए भी तो थे, तो 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80। तो बेकर ने 80 रुपये की वैल्यू जनरेट करी। फिर पिज्ज़ा शॉप ने क्या किया, 300 में बेचा, तो पिज्ज़ा शॉप ने क्या करा था, कितने में बेचा था, 300 में, लेकिन उसने 180 में खरीदा भी तो था, तो ये कितना आ गया, 120। अब हर स्टेप पे हमें कितनी वैल्यू ऐड हुई है वो मिल गई। फार्मर ने 100 रुपये की वैल्यू ऐड की, बेकर ने 80 रुपये की वैल्यू ऐड की, और पिज़्ज़ा शॉप ने 120 रुपये की वैल्यू ऐड की। तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 प्लस 80 प्लस 120 इक्वल टू 300 रुपये। तो कुल मिला के 300 रुपये आ गई इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम। अगर पूरे देश में हम एग्जाम्पल के लिए मान रहे कि सिर्फ इतनी ही प्रोडक्शन हुई है, तो इसमें नेशनल इनकम कितनी आई, 300 रुपये, ठीक है। और ये कौन सा मेथड था, वैल्यू एडिड मेथड। अच्छा, मैंने सीधे 100 प्लस 180 प्लस 300 क्यों नहीं ऐड कर लिया, क्योंकि देखो जब मैं 300 ऐड कर रहा हूँ तो इसमें 180 और 100 पहले से ही ऐड है, उसके अलावा 380 में अगर मैं ये अलग से ऐड करता हूँ तो डबल काउंटिंग हो जाएगी इसकी और इसकी, ठीक है। तो फिर हमारे पास इनकम निकल के आएगी कुछ 580 रुपीज़, जो कि ट्रू फिगर नहीं होगी, है ना। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, हमेशा सिर्फ वैल्यू एडिड को ही गिनते हैं, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। एक्सपेंडिचर मेथड भी सेम ही है, और इस एग्जांपल के लिए तो और भी सिंपल है वो। कैसे, देखो इसमें कुल मिला के सिर्फ इतना देखना है कि खर्चा कितना हुआ। तो फाइनल प्रोडक्ट तो पिज़्ज़ा था, पिज़्ज़ा आपने कितने में खरीदा, 300 रुपये में, तो बस निकल गई 300 इनकम, लिटरली इसमें इतना ही था। अब हम 180 और 100 को इसलिए नहीं गिनते क्योंकि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो इसमें इंक्लूडेड है पहले से ही, ठीक है। बस ये अलग अलग अप्रोचेज हैं, बाकी चीज़ तो हम सेम ही निकालते हैं हर चीज़ में, ठीक है। लेकिन जब नेशन के लेवल पे करते हैं तो हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर मेथड में। इसको बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसका मतलब है, सी का मतलब है कंजम्पशन। कुल मिला के जितने भी देश में लोग कंजम्पशन कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए खर्चा भी कर ही रहे होंगे, तो उस कंजम्पशन को जोड़ते हैं हम। फिर दूसरा खर्चा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, आम जनता इन्वेस्टमेंट नहीं करती, फर्म के ओनर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी ऊपर देखा था ना, कैपिटल में जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो ये आ गया इन्वेस्टमेंट। भाई ये वाली कंजम्पशन क्या है, जो आम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, चीज़ें खर्च कर रहे हैं पैसा। आई क्या है, जो कंपनी फैक्ट्रीज के ओनर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, मशीनें खरीद रहे हैं, जो भी खरीद रहे हैं, ठीक है। जी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट भी जितना पैसा खर्च करती है उसको भी हम इसमें ऐड करते हैं, और ऐड कर देते हैं क्या, एक्स माइनस एम।
एक्स क्या हो गया, एक्सपोर्ट्स, और एम क्या हो गया, इंपोर्ट्स। ठीक है, एक्सपोर्ट, एक मिनट यार। तो जब हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो देश के पास पैसा आता है, लेकिन जब इंपोर्ट करते हैं तो देश का पैसा जा भी रहा है, तो नेट वो कितना बचा, जितना पैसा आया माइनस जितना पैसा गया, इसको भी हम ऐड करते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये भी तो देश की इनकम ही हुई ना, और इस सब को जोड़ के हमारे पास क्या निकल जाता है, जीडीपी निकल जाती है एट मार्केट प्राइस। ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है ये मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। यहां तक आई होप क्लियर होगा। ठीक है, और अब आ जाते हैं इनकम मेथड पे। इनकम मतलब कितने लोगों ने कुल मिला के कितनी इनकम कमाई। तो डोमेस्टिक इनकम कैसे निकलती है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। मान लो किसी भी फैक्ट्री में कुछ लोग काम कर रहे हैं, फैक्ट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो ये उनको क्या देगी, वेजेस भी तो देगी। ठीक है, तो जो पीपल हैं ये क्या करेंगे, वेजेस कमाएंगे, और ये कंपनी के पर्सपेक्टिव से क्या है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको कंपनसेशन जा रही है। ठीक है, तो पहली इनकम ये हो गई। दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, यानी कि जो ये फर्म है ये भी तो ऑपरेट करने के लिए भी तो पैसा ले रही है। हमने ऊपर देखा था ना ये, कि जो फर्म हाउस होल्ड से ये 4 चीज़ें लेती है, तो इनके बदले में पैसा भी तो दे रही है, लेबर को वेजेस दे रही है, लैंड का रेंट दे रही है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट दे रही है, और जो प्रॉफिट है वो एंटरप्रेन्योर लेके जा रहा है। एक तो वर्ड नहीं मुझे बोलने आता है ये। ठीक है, तो इसी चीज़ को बोलते हैं क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस, क्योंकि कोई भी फर्म फ्री में तो नहीं काम कर सकती, तो उसे भी पैसा देना पड़ता है ऑपरेट करने के लिए। और तीसरा है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होता है कि मान लो कोई डॉक्टर है जिसका क्लिनिक है, तो अब इसमें क्या है, हम ऑपरेटिंग सरप्लस इसके रेंट वेजेस अलग अलग से नहीं गिन सकते हैं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है वो गिनना। तो ऐसे जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं ना, उन सब की इनकम को जोड़ के बोल देते हैं मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो ये सिंपल ही है। इनकम मेथड में हम कुल मिला के इनकम्स को ऐड करते हैं। पहली इनकम क्या हो गई, जो एम्प्लॉयज़ ने कमाई, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। दूसरा क्या होगा, हो गया सर ऑपरेटिंग सरप्लस, तो जो ये कंपनी थी इसने ये सब चीज़ें किसको दी, हाउस होल्ड्स को दी, तो ये सारी क्या है, इनकम ही तो है। ठीक है, तो एक तो वेजेस वगैरह वाली वो हो गई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ओएस हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरी क्या हो गई, मिक्स्ड इनकम, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इन तीनों को जोड़ देते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, डोमेस्टिक इनकम आ जाती है। और याद रहे डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ वही चीज़ यूज़ होती है जो प्रोडक्शन में यूज़ हुई है। कुल मिला के जो सब्सिडीज़ हैं या फिर मान लो स्कॉलरशिप हो गई, क्योंकि इन चीज़ों में क्या है, आपने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया है, तो ये इसमें ऐड नहीं की जाती हैं इनकम मेथड में। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप ये क्लियर होगा। 3 मेथड थे हमारे पास, वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडिड मेथड में हम ये देखते हैं कि हर स्टेप में, प्रोडक्शन के हर स्टेप में कितनी वैल्यू ऐड हो रही है। ठीक है, और हम इनको सीधे सीधे प्लस क्यों नहीं करते हैं, ताकि डबल काउंटिंग ना हो जाए। एक्सपेंडिचर मेथड में हम देखते हैं कि कुल मिला के एक्सपेंडिचर खर्चा कितना हुआ है, कंजम्पशन, और ये फॉर्मूला याद करना ज़रूरी है क्योंकि सीजीएल जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब लोगों ने कितना खर्च किया उतना ही तो कंज्यूम कर पाएंगे। ठीक है, आई, इन्वेस्टमेंट, तो जो ये फैक्ट्री के ओनर है इन्होंने अपनी कैपिटल मतलब अपनी फैक्ट्री में इन्वेस्ट भी तो किया होगा, मशीनें लगवाई होंगी, रिपेयर करवाई होंगी, ये जो भी है। ठीक है, तीसरा गवर्नमेंट भी खर्चा करती है, गवर्नमेंट का खर्चा भी जोड़ दिया। और इसमें एक चीज़ रह रही थी, वो क्या था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब हम करते हैं तो जो नेट एक्सपोर्ट होता है हमारा उसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है,
और तीसरा इनकम मेथड मैंने अभी बताया आपको, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। ठीक है, अब देखते हैं कुल मिला के मनी एग्रीगेट्स को, मनी एग्रीगेट नहीं सॉरी, नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स को। इससे नीचे वाली स्लाइड में देखते हैं। देखो, किसी भी देश के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है उस पूरी प्रोडक्शन को बोल देते हैं हम क्या, जीडीपी। ठीक है, लेकिन एक देश में ज़रूरी तो है नहीं कि सिर्फ उसी देश के नेशनल्स रह रहे हों, हो सकता है कुछ फॉरेनर्स भी उस देश में रह रहे हों। तो जीडीपी क्या करता है, उनको भी ऐड कर देता है। कुल मिला के इंडिया की टेरिटरी के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है, रिगार्डलेस ऑफ वो कोई भी करे प्रोडक्शन, उस सभी को बोल देते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो, मान लो ये एक देश है और ये हैं बहुत सारे अलग अलग देश। इसको एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये है इंडिया। इंडिया में मान लो बहुत सारे इंडियन रह रहे हैं, लेकिन इसी में क्या रह रहे हैं, कुछ फॉरेन नेशनल भी रह रहे हैं। ठीक है, और बाहर भी तो कुछ इंडियंस रह रहे होंगे ना बाकी के देशों में, तो ये आगे कुछ बाहर के इंडियंस। ठीक है, देखो ये हमारा देश है, लाल वाले इंडियंस हैं, ब्लैक वाले फॉरेनर्स हैं, और ये बाहर के देश हैं जिनमें हमारे कुछ इंडियंस रह रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो ब्लैक वाले लोग ब्लैक नहीं, ये गोरे भी हो सकते हैं, मतलब ये जो बाहर के लोग हैं, ये जो प्रोडक्शन करेंगे, इसका फायदा कहाँ जाएगा, इनके इनके रिस्पेक्टिव देशों में। लेकिन जीडीपी में हम इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन क्या ये ट्रू पिक्चर दे पाती है, नहीं। क्योंकि मान लो अब हो सकता है कि बाहर के लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हों, तो जितने पूरे इंडियंस मिला के प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, उससे ज़्यादा बाहर के इंडियंस कर रहे हैं, और हम इन पूरी जीडीपी को देख के खुश हो जाएंगे कि हाँ हम तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपके देश के नेशनल्स कितना पैसा कमा रहे हैं, ये होती है मेन चीज़। ठीक है, तो अब आपके देश के नेशनल्स एक तो आपके देश में रह रहे हैं, दूसरा बाहर के देशों में रह रहे हैं। ठीक है, जो बाहर के देशों में रह रहे हैं वो पैसा देश में भेजते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हाँ, वो पैसा देश में भेजते हैं, तो उस इनकम को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, अब्रोड से जो नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड है, जितनी भी इनकम है उसको हम ऐड कर देंगे, और माइनस क्या कर देंगे, नेट इनकम टू अब्रोड। यानी कि ये काले वाले लोग थे ना, ये जो इंडिया में इनकम कमा रहे हैं, लेकिन ये भेज कहाँ रहे हैं, अपने देशों में। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे देश के लोग जो बाहर रह रहे हैं वो इंडिया में पैसे भेज रहे हैं। तो अब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है कि हमारे देश के नेशनल्स कितना पैसा कमा रहे हैं। तो जीएनपी, अगर हम अपनी जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को जोड़ दें तो ये बन जाता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, शायद मैं अच्छे से समझा नहीं पाया इसको। देखो जीडीपी में से ना जो पैसा बाहर जा रहा है उसको हमने माइनस कर दिया, और जो पैसा अंदर आ रहा है उसको हमने ऐड कर दिया, क्योंकि वो अपना पैसा है। ठीक है, जब हम जीडीपी में इसको ऐड कर देते हैं और इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो इसी को बोलते हैं क्या, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, क्योंकि अब ये नेशनल्स का पैसा है, पूरे नेशन का पैसा है। ठीक है, आई होप नाउ इट इज क्लियर। अब याद रखना, ये हमने जीएनपी निकाला था, यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट निकाला था, लेकिन फिर वही बात, डेप्रीसिएशन भी तो हुई होगी। तो जब हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रीसिएशन को माइनस कर देते हैं ना, तो हमारे पास आ जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये याद रखना, जब भी हमें ग्रोस से नेशनल में जाना, नेट में जाना होता है, तो हम डेप्रीसिएशन को माइनस कर देते हैं। ठीक है,
तो फॉर एग्जांपल अगर आपको जीडीपी दे रखी हो, मान लो कितनी 50 दे रखी है किसी देश की जीडीपी, अब आपको एनडीपी पूछ लिया और डेप्रिसिएशन दे रखी है कितनी 10, तो एनडीपी क्या होगा, मैंने कहा था ग्रोस से नेट में जाना हो तो क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगी जी ग्रोस में से यानी 50 में से हमने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया तो इनकम हो गई 40, तो नेट इनकम कितनी बची 40। तो वैसे यहाँ पे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से जो हमारा वियर एंड टियर हुआ है इस प्रोडक्शन को यूज़ करने में, इस प्रोडक्शन को पॉसिबल करने में, तो उस डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तो फिर हमारे पास निकल जाती है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहले देख लेते हैं कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट क्या होती है। कोई भी सामान है, मान लो आपने कोई जूता बनाया, आपकी इसमें लागत कुल मिला के लगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आपने सारे पैसे वैसे जो भी देने के बाद आपको पड़ा 50 रुपये का, लेकिन जब आप इसको मार्केट में बेचोगे तो 50 को थोड़ी बेचोगे, आप इसको बेचोगे 100 रुपये का मान लो, तो ये क्या हो गया, मार्केट प्राइस हो गया। और ये फैक्टर्स कुल मिला के, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिला के कितना पैसा आया, कितना पैसा आपका लगा, उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो अब बताओ जब भी हम नेशनल इनकम को काउंट कर रहे हैं तो हमें मार्केट प्राइस पे करनी चाहिए कि फैक्टर कॉस्ट पे, तो इसका आंसर होगा फैक्टर कॉस्ट पे। क्यों, क्योंकि मान लो इसी तरह आपने 50 रुपये की वैल्यू की कोई चीज़ बनाई, आपने उसको मार्क कर दिया 100 पे, आपको क्या, आप 1000 पे इसको मार्क कर दो, तो इस तरह से तो हम खुश होते रहेंगे कि वाह जीडीपी बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। तो कुल मिला के फैक्टर कॉस्ट, आपका पैसा लगा कितना है, सिर्फ उसको जब उस पर जब हम काउंट करते हैं ना नेट नेशनल प्रोडक्ट को, तो उसी को हम बोल देते हैं क्या, नेशनल इनकम। अब ये असली पैसा है जो देश में है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो मार्केट कॉस्ट होती है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, एक तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं, तो हमने मार्केट कॉस्ट में से, मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया ताकि हम फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच सकें, और प्लस इसमें जो सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा देते हैं, सब्सिडीज को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसी चीज को बोलते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, अब नेशनल इनकम का भी एक छोटा सा वो है, सेगमेंट है, उसको बोलते हैं पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम वो इनकम है जो कि सिर्फ देश के प्राइवेट लोगों के पास है। ठीक है, मतलब ये नेशनल इनकम में गवर्नमेंट के पास जो इनकम है वो भी तो इंक्लूडेड है, लेकिन पर्सनल इनकम में क्या होता है, सिर्फ प्राइवेट लोगों के पास जो है, फर्म्स हो गई वो चाहे या फिर जनता हो गई आम, इनके पास जो इनकम है इसको बोलते हैं पर्सनल इनकम। निकालेंगे कैसे, जो हमारे पास नेट नेशनल इनकम बची थी ना, उसमें से हम यूपी यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जब भी कोई फर्म या कुछ भी प्रॉफिट होता है, कमाती है, तो सारा का सारा एंटरप्रेन्योर नहीं लेकर जाता है, वो कुछ प्रॉफिट ऐसा ज़रूर होता है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो नेशनल इनकम में से हम उसको हटाएंगे क्योंकि वो जनता के पास तो पहुंचा नहीं है। तो पर्सनल इनकम में क्या होता है, जो कुल मिला के जितनी भी इनकम जनता के पास पहुंची है, तो नेशनल इनकम में से जो प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड था उसको हमने हटा दिया। अब नेशनल इनकम में जो कॉरपोरेट्स थे, कंपनीज थी, फर्म्स थी, वो अपना कॉरपोरेट टैक्स भी तो देंगी गवर्नमेंट को, तो उसको भी हम माइनस करते हैं, क्योंकि ये जो कॉरपोरेट टैक्स है ये जनता के पास थोड़ी आएगा, लेकिन अगर इसको हम पहले ही पर्सनल इनकम में इंक्लूड कर दिया तो वो गलत फिगर हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हटा देते हैं, कॉरपोरेट टैक्स को भी हटा देते हैं,
और किसको हटाते हैं? नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड्स। मान लो कोई हाउस होल्ड है, यहाँ पे हाउस होल्ड का मतलब आम जनता है, ठीक है, दैट शुड बी क्लियर बाय नाउ। इसने अगर गवर्नमेंट या फिर किसी भी फर्म से उधार ले रखा है तो ये उसके इंटरेस्ट भी तो करेगा हाउस होल्ड, तो इसलिए उसको भी माइनस कर देते हैं, क्योंकि हाउस होल्ड से तो जा रही है ना इनकम, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे, ठीक है। हमें कुल मिला के वो इनकम चाहिए जो हाउस होल्ड के पास बची, और ऐड क्या कर देंगे? ट्रांसफर पेमेंट्स टू द हाउस होल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड फर्म्स। जो गवर्नमेंट या फिर फर्म्स पेंशन देती है या फिर सब्सिडीज देती है, उसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि भाई वो दे किसको रही है? जनता को दे रही है, तो हमें जनता की इनकम निकालनी है, इसलिए इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। जो जनता के पास से जा रहा है पैसा, जो जनता तक नहीं पहुंच रहा, उसको माइनस कर दिया हमने नेशनल इनकम में से, और जो जनता के पास आ रहा है उसको हमने ऐड कर दिया, तो ये क्या निकल गया? पर्सनल इनकम। तो अब ये वो इनकम है जो लोगों के पास है, लेकिन क्या आप, ये कोई भी अपनी सारी की सारी इनकम खर्च सकता है? नहीं खर्च सकता, ठीक है। जो खर्च सकता है ना, उसको बोलते हैं, पर्सनल इनकम का भी एक सब पार्ट है, एक छोटा सेगमेंट है, उसको बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जिसको तुम खर्च सकते हो, ठीक है, चाहो तो सेव कर लो, चाहो खर्चना हो तो खर्च लो, मतलब वो तुम्हारे डिस्पोजल पे है। तो पर्सनल इनकम में ऐसा क्या है जो उसको पूरी को डिस्पोजेबल होने से बचाती है? देखो, जब भी तुम्हारे पास इनकम बची, पर्सनल इनकम, उसमें से तुम्हें टैक्स भी तो देना पड़ेगा, इनकम टैक्स या जो भी है। नॉन टैक्स, जब तुमने बाइक पे हेलमेट वगैरह नहीं पहना होगा तो तुम्हें फाइन देना पड़ता है, ठीक है, चालान्स करते हैं। तो कुल मिला के पर्सनल इनकम जो तुम्हारी थी उसमें से तुमने टैक्स दे दिया सरकार को, और कुछ फाइन या फिर चालान वगैरह दे दिए, ये सबको हटा देते हैं जब, तब हमारे पास जो बचती है वो चीज़ होती है पीडीआई, यानी कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब ये वो इनकम है जो आप खर्च सकते हो, जिससे आप राशन खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, कार खरीदते हो, जो भी खरीदते हो, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आई होप आपको समझ आया। मुझे तो आया है, ठीक है। आगे इस पे कोई क्वेश्चन आए तो वो भी आप करने के एबल होनी चाहिए। अब हम इस डायग्राम को देख लेते हैं, ये वही डायग्राम है। जीडीपी क्या था? पूरे देश का, देश की बाउंड्री के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन हुई है। अब इसमें फॉरेन से हमें कुल मिला के कितनी इनकम आई, मतलब फॉरेन में कितनी गई, फॉरेन से कितनी आई, माइनस फॉरेन में कितनी गई। मान लो 100 रुपये का हमने एक्सपोर्ट किया और 50 रुपये का इंपोर्ट किया, तो कुल मिला के हमारे पास पैसा बचा कितना? भाई 100 रुपये का एक्सपोर्ट किया था, यानी 100 रुपये हमें मिले थे, लेकिन 50 चले भी गए थे, तो बच कितने गए? 50। तो जीडीपी में जब हम ये 50 रुपये जोड़ देते ना, ये वाले जो नेट फैक्टर इनकम है फ्रॉम अब्रोड, तो हमारे पास क्या बन जाता है? नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट, क्योंकि सारे देश के नेशनल्स ने कमाया है, सिटीजन्स ने कमाया है, ठीक है। उसके बाद हाँ, अब जीएनपी पे हम पहुंच गए, जीएनपी से एनएनपी पे कैसे पहुंचेंगे? ग्रोथ से नेशनल में कैसे पहुंचते हैं? डेप्रीसिएशन को माइनस करके, ठीक है। तो जीएनपी में से जब हमने डेप्रीसिएशन माइनस की थी तो हम नेट नेशनल इनकम पे पहुंच गए थे, नेट नेशनल प्रोडक्ट पे पहुंच गए थे, ठीक है। ये रहा फॉर्मूला। इसके बाद जो नेट नेशनल प्रोडक्ट था ये हमने निकाला था मार्केट प्राइस पे, लेकिन इसमें से जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, भाई जो टैक्सेस मैंने कहा था ना, मार्केट प्राइस में क्या होता है? आपने 50 की कोई चीज़ बनाई, जूता बनाया था जो, उसमें सरकार ने बोला कि इस पर 10 रुपये हमें टैक्स दो, तो अब आप अपनी जेब से वो टैक्स थोड़ी दोगे, आप जनता से ही लोगे। तो आप 50 प्लस 10 प्लस आपका जितने भी आप कमाना चाहते होंगे, मान लो 80 रुपये, तो 60 और 80, 140 रुपये का आप इसको मार्क प्राइस बना दोगे इसका, ठीक है। तो ये जो 10 रुपये हैं इसमें क्या है? मार्केट प्राइस में ये इंक्लूडेड है ना 10, तो इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। जब एनएनपी में से टैक्सेस को माइनस कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो फिर सीधे क्या बच गया हमारे पास? नेशनल इनकम बच गई,
ठीक है। अब इस नेशनल इनकम में याद रखना मैंने क्या कहा था, नेशनल इनकम में से कॉरपोरेट टैक्स भी तो जाएगा अभी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी तो हमें माइनस करने पड़ेंगे, और प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स, यानी जो ये सरकार ने आपको पेमेंट करी, मैंने बताया था ना सरकार ने क्या पेमेंट करी, सब्सिडीज हो गई, पेंशन्स हो गई, इसको ऐड कर देंगे तो इससे क्या बन जाएगा, पीआई, पर्सनल इनकम आ गई है हमारी। ठीक है, ये लोगों के पास इनकम है, लेकिन पर्सनल इनकम भी पूरी आपकी नहीं है, इसमें से आपको पर्सनल टैक्सेस भी देने पड़ेंगे जैसे इनकम टैक्स वगैरह, और नॉन टैक्स पेमेंट्स जैसे कि चलान्स या फिर फाइन्स। फिर हमारे पास क्या बचती है, डिस्पोजेबल इनकम, इसको आप कहीं पर भी खर्च सकते हो। ठीक है, थोड़ा लॉजिक का यूज करोगे ना और ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे हिसाब से आप कर पाओगे, उतना मुश्किल है नहीं। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो अभी क्या चल रहा है 2026, अभी बना है एक, अभी आपने एक फोन खरीदा, फोन, हाँ आपने मान लो एक, हाँ फोन खरीदा, ठीक है। फिर आ जाते हैं 2028 में, आपको यही फोन, ऐसा ही फोन, सेम स्पेसिफिकेशंस का फोन 2026 में इसका रेट था मान लो 50,000, और 2028 में इसका रेट हो गया सेम ही फोन का 60,000। तो जीडीपी कितनी बढ़ गई, हाँ, और मान लो इस साल ये प्रोड्यूस हुए थे 10, तो जीडीपी कितनी हो गई भाई, 10 प्रोड्यूस हुए हैं, एक की कीमत है 50,000, तो कितने आ गए, इतनी आ गई जीडीपी। अब 2 साल बाद 2028 में, इस साल ये मान लो प्रोड्यूस हुए 12, तो इस साल की जीडीपी कितनी हो गई, 60K मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 720K। तो जीडीपी 500 से 720 हो गई है ना। द आंसर इज नो, क्योंकि इसी चीज का जो प्राइस था वो भी तो बढ़ा है, तो प्रोडक्शन तो 10 से 12 ही हुई है, यानी कि 20% ही प्रोडक्शन बढ़ी है। प्रोडक्शन 20% ही बढ़ी है क्योंकि 10 से 12 होगी ना। लेकिन अगर हम जीडीपी को देखें तो ये कितनी बढ़ गई, 720 अपॉन 500। बड़ी गंदी फिगर्स ले ली मैंने, लेकिन पॉइंट मैं ये क्रिएट करना चाहता हूं यहाँ पे कि प्रोड्यूस, जो चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं उसमें इजाफा हुआ है 20% का, यानी कि 10 से 12 हो गई चीज़ें, लेकिन कीमत 20% से ज़्यादा बढ़ गई। इसका 20% होता है 100, तो उस हिसाब से तो ये भी कितनी बढ़नी चाहिए थी, 600 हो जानी चाहिए थी, लेकिन हुई कितनी, 720। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका दाम बढ़ गया था, इन्फ्लेशन हो गई थी। तो इन्फ्लेशन का मतलब ये तो है नहीं कि जीडीपी भी बढ़ गई, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर हम 720 को देखें तो इसको हम बोलेंगे इस साल के हिसाब से ये जीडीपी है, लेकिन इसको बोलेंगे क्या, नॉमिनल जीडीपी। लेकिन जब हमें देखना होता है कि प्रोग्रेस कितनी हुई है, तो हम नॉमिनल जीडीपी को नहीं ले सकते अकाउंट में, उसके लिए हमें लेना पड़ता है किसको, रियल जीडीपी को। तो अब मुझे रियल जीडीपी को लेना हो तो मैं कैसे देखूंगा, 2028 में आ जाता हूं, 12 तो प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, लेकिन कॉस्ट में इस साल की नहीं लूंगा, कॉस्ट में लूंगा बेस ईयर की। तो 2026 को मैंने बेस ईयर मान लिया कि अब 2026 के हिसाब से देखेंगे यार कितना बढ़ा है। तो 2026 में इस चीज की कीमत कितनी थी, इसी फोन की, वो थी 50,000। इस साल प्रोड्यूस कितने हुए, 12, तो
50,000 इंटू 12 इज इक्वल टू, ठीक है, 600K। तो ये क्या निकल गई? अब हमें दिखाया कि यार 2026 में ना हमारी जीडीपी थी 500K, लेकिन रियली में वो बढ़ी कितनी है? वहां से बढ़ के प्रोडक्शन कितनी बढ़ी? 10 से 12 हो गई, तो वो हो गई 600K। इस चीज को बोलते हैं क्या? रियल जीडीपी। नॉमिनल क्या थी? इसी साल का दाम, इसी साल की प्रोडक्शन। रियल क्या है? इस साल की प्रोडक्शन को तो काउंट करेंगे, लेकिन दाम एक बेस ईयर का लेंगे, यानी कोई साल फिक्स कर लेंगे कि भाई इस साल के दामों के हिसाब से हम देखेंगे कि प्रोडक्शन बढ़ कितनी रही है, ठीक है। वरना दाम भी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, तो ऐसे जीडीपी फट जाएगी एक दिन। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि रियल जीडीपी क्या है और नॉमिनल जीडीपी क्या है। अब आते हैं हम जीडीपी डिफ्लेटर पे। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। ये क्या है ना, आपको बताता हूँ, एक मिनट। देखो, सबसे पहले तो फिर हम उसी फ़ोन की एग्जांपल लेते हैं। सेम वही फ़ोन 2026 2028, पहले साल 2026 में 10 बने थे, इस साल 12 बने हैं। प्राइस 2026 में इसका कितना था? इस बार नंबर चेंज कर लेते हैं, मान लो इसका प्राइस था 100 रुपये। 2028 में इन्फ्लेशन हो गई, तो इसका प्राइस कितना हो गया? 110 रुपये, ठीक है। सबसे पहले इसमें बेस ईयर कौन सा लिया हमने? 2026। बेस ईयर हमेशा पुराना होता है, ठीक है। कोई भी हम उसको फिक्स कर लेते हैं एट रैंडम, ठीक है। मान लो मैंने 2026 में बोला कि अगले 10 साल की जीडीपी को मैं 2026 के हिसाब से नापूंगा, ठीक है। तो अब 2026 की जीडीपी कितनी हुई? प्रोडक्शन इंटू प्राइस, तो यानी कि 10 इंटू 100, 1000 रुपये हो गई। 2028 की जीडीपी कितनी हो गई? सिर्फ 28 की दोनों डेटा को देखें तो 12 इंटू 110, तो ये हो गई कितनी? 1320। अब देखो, इसी साल का प्रोडक्शन, इसी साल की प्राइस, तो इसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी। लेकिन मैंने कहा ये रियल जीडीपी तो है नहीं, असल में तो इतनी बढ़ोतरी हुई ही नहीं है हमारी प्रोडक्शन में। असल में कितनी हुई है भाई? इस साल हमने प्रोड्यूस कितना ज़्यादा किया है ये पता चलेगा, सेम चीज़ के हमने यूनिट्स कितने ज़्यादा वो किए हैं। तो इस साल हमने प्रोड्यूस किए हैं 12, तो हम लेंगे 12। प्राइस मैंने कहा था कि बेस ईयर का ही लेंगे, तो बेस ईयर में जब ये लॉन्च हुआ था फ़ोन, तब इसका प्राइस कितना था? 100 रुपये। तो लो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ गया 1200 रुपये। इसी को क्या बोलते हैं? रियल जीडीपी। अब देखो, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है भाई? जब हमने 1320 रुपये की जीडीपी निकाली, तो हमें पता है ना ये असली नहीं है, तो हमें इसको डिफ्लेट करना पड़ेगा, यानी इसमें ज़्यादा हवा भर गई है, उसको थोड़ी हवा निकालनी पड़ेगी ताकि हम रियल वैल्यू पे पहुंच पाएँ। तो रियल वैल्यू पे कैसे पहुंचेंगे? 1320 हमने कैलकुलेट करी इस साल की, असल में वैल्यू है कितनी उसकी? 1200 रुपये। रियल जीडीपी कितनी है? 1200। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 रुपये से, मतलब 100 से, तो कितनी आ जाएगी?
ठीक है, 110 आ गया। तो यानी कि ये क्या दिखाता है हमें, अगर किसी चीज़ का, ये दिखाता है कि 2 साल में प्राइस बढ़े कितने हैं। तो अगर 2026 में कोई चीज़ 100 रुपये की थी, तो वो अभी 2028 में कितनी हो गई, 110 की। तो वो इसलिए इसने 110% दिखाया है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। तो रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्लियर हो गया। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है कि जब हम नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं ना, तो वो असली तो होती नहीं है, वो उसमें क्या इन्फ्लेशन भी एडेड होती है। तो हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन एक्चुअली हुई कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉमिनल अपॉन रियल को कैलकुलेट करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें दिख जाता है कि कितने परसेंट दामों में बढ़ोतरी हुई है। जीडीपी डिफ्लेटर में सारी गुड्स शामिल होती हैं। ठीक है, इसके अलावा दो चीज़ें और हैं। देखो, महंगाई को ही नापने के ना दो चीज़ें और हैं। एक है सीपीआई, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें क्या होता है, एक बास्केट ऑफ गुड्स बनाई जाती है, यानी कि एक आम आदमी ऑन एवरेज क्या क्या किस किस चीज़ पे खर्चा करता है, तो उन सभी चीज़ों को इसमें हम ऐड करते हैं, तो इसको बोलते हैं बास्केट ऑफ गुड्स। फिर हम इसमें उस बास्केट ऑफ गुड्स को देखते हैं कि ओवर द ईयर्स उसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई उसके दाम में। मान लो आज आप बेसिक नीड्स को वही फिर से 100 रुपये में पूरा कर पा रहे थे, 3 साल बाद आप सेम उसी चीज़ के लिए 130 रुपये खर्च रहे हो मान लो। ठीक है, तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या करता है, यही दिखाता है कि एक बास्केट ऑफ गुड्स ओवर द ईयर्स कितनी महंगी हो रही है। ठीक है, और याद रखना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ही आरबीआई यूज करता है फॉर कैलकुलेटिंग सॉरी कैलकुलेटिंग नहीं, कॉम्बैटिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आरबीआई क्या करता है, कौन से इंडेक्स को उठाता है, सीपीआई को उठाता है। ठीक है, और सेम इसी तरह एक डब्ल्यूपीआई भी होता है, लेकिन डब्ल्यूपीआई में क्या है कि इसमें एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को नहीं हम देखते हैं, इसमें हम बल्क होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं इसको, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसमें क्या है कि जो, मान लो मैं एक दुकानदार हूँ, तो मैं बल्क में जब चीज़ें खरीदता हूँ ना, उस बल्क में चीज़ का वो प्राइस कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, उसी चीज़ को बोल देते हैं डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, हम्म, इसके अलावा जो सीपीआई है, इसको मोस्पी इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और जो डब्ल्यूपीआई है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है, पब्लिश करता है। इसके अलावा डब्ल्यूपीआई का हो गया, सीपीआई हो गया, एंड
ठीक है, मेरे हिसाब से इतना ही है। इसके बाद ये क्वेश्चंस हैं। तो जीडीपी को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है? सर्विसेज सेक्टर, पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था। जीएनपी क्या होता है? याद है ना? जीडीपी क्या था? देश की बाउंड्री में कितना था? उसमें हम क्या ऐड कर देते थे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इनकम अर्नड बाय, अच्छा इसी को क्या बोल देते हैं? जीएनपी। तो जीएनपी होता क्या है? मैंने कहा था कि जो भी देश के नेशनल्स, देश के सिटीजन्स देश में रहते हुए या फिर देश में बाहर रहते हुए पैसा कमा रहे हैं, कुल मिला के देश के सिटीजन होने चाहिए, तो उसी को बोल देते हैं क्या? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इनकम अर्न्स बाय एट होम एंड अब्रॉड। ठीक है, ये देखो, ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो मैंने कहा था कि ग्रोस में से जब डेप्रिसिएशन को हटाते हैं तो हमारे पास नेट आता है। तो यही डी जब उस साइड चला जाएगा तो जी इज इक्वल टू एन प्लस डी हो जाएगा। अब इसमें दिखाया है कि एन डी पी में जब डेप्रिसिएशन को जोड़ दें, एन डी पी में जब डेप्रिसिएशन को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? जी डी पी। ठीक है, एनएनपी मैंने कहा था फिर से सेम वही है, इसको आप खुद करना। डैश एट मार्केट प्राइस रेफर्स टू द टोटल सम ऑफ इनकम्स अर्नड बाय द इंक्लूडिंग। देखो, इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड करना है। ठीक है, मैंने कहा था फैक्टर कॉस्ट एक चीज़ होती है, इस पे जब इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं तो वही चीज़ बाद में मार्केट प्राइस में भी दिखती है। मतलब मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं। तो इसने कहा है कि इनकम जो मेथड हमने ऊपर किया था उस वो कुल मिला के क्या चीज़ है? ये क्या बोला मैंने? मार्केट प्राइस में वो क्या चीज़ है जो इनकम मेथड से हमारे पास निकलती है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ यार मैं? एनीवे, आई होप इसका भी आंसर मैंने करा रखा है, इसका भी आंसर आप खुद देना। विच इज नेशनल इनकम इन इंडिया किस पे निकाली जाती है? फैक्टर कॉस्ट पे निकाली जाती है कि मार्केट कॉस्ट पे निकाली जाती है? इसका भी आंसर आप खुद दोगे। अगर जिस पे निकाली जाती है तो क्यों, जिस पे नहीं निकाली जाती तो क्यों? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस मींस इनकम एस्टिमेटेड एट करंट ईयर। अच्छा, कांस्टेंट प्राइसेस हमने देखा था ना 2026 से 2028 में फ़ोन महंगे हो गए थे। तो अब मुझे बताओ कि जो नेशनल इनकम है एट कांस्टेंट प्राइसेस, तो भाई कांस्टेंट प्राइस, क्योंकि वो तो 100 रुपये का फ़ोन तो यहाँ पे आते हुए 110 का हो गया था, लेकिन हमें तो कांस्टेंट प्राइसेस चाहिए, तो मतलब हमें बेस ईयर वाले प्राइस को देखना पड़ेगा, तभी तो प्राइस कांस्टेंट होगा, वरना तो बढ़ ही रहा है हर साल। तो इनकम एस्टिमेटेड एट करंट ईयर प्राइसेस, क्या करंट ईयर के हमने प्राइस देखे? नहीं, बेस ईयर के देखे। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स द टोटल इनकम अर्नड बाय इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल द सोर्सेज बिफोर डिडक्शन? आपका पर्सनल जो भी इनकम थी उसमें से अभी तक इनकम टैक्स नहीं घटा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते थे? पर्सनल इनकम ही तो बोलते हैं। ठीक है ना? अच्छा, जो नेशनल इनकम आई थी उससे अगर मुझे पर्सनल इनकम पे पहुंचना हो तो मुझे क्या ऐड या डिडक्ट करना पड़ेगा? याद करो, नेशनल इनकम में कॉर्पोरेट टैक्स घटाने पड़ेंगे,
क्योंकि जो वो नेशन की इनकम है, पर्सन की थोड़ी है कॉर्पोरेट जो टैक्स है। और क्या घटाना पड़ेगा? ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को भी घटाना पड़ेगा। और क्या घटाना पड़ेगा? जो इंटरेस्ट हैं जो कि हाउस होल्ड्स देंगे, उनकी जेब से कुछ जा रहा है तो उसको जोड़ थोड़ी सकते हैं, घटाएंगे ही। और प्लस जो सरकार ने आपको पैसा दिया, सब्सिडीज या फिर स्कॉलरशिप वगैरह जो भी होगी, कुल मिला के जो आपको बिना प्रोडक्शन के आपको पैसा मिला ना मुफ्त का सरकार से, उसको ऐड करते हैं, तब हम जाके पहुंचते हैं पर्सनल इनकम पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री? ओह, ये मैंने शायद करवाया ही नहीं है, तो इसका मैं पूछूंगा भी नहीं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, देखो इसमें दिमागी लॉजिक से करने वाला क्वेश्चन है। जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, मान लो आपने कोई भी, आप एक कंपनी चला रहे हो, ठीक है, आप जो भी सामान बेचोगे उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ के बेचोगे, ठीक है, लेकिन इसमें से जो सब्सिडीज हैं जो आपको मिली हैं उसको घटाओगे भी तो सही। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस आपकी जेब से जा रहा है, लेकिन सब्सिडीज आपको सरकार ने थोड़ी, भाई मान लो आपका इनडायरेक्ट टैक्स बनता था 100 रुपये, लेकिन सरकार ने आपको 10 रुपये की सब्सिडी दी है, तो आपने कुल मिला के कितने रुपए दिए? इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को घटा दो तो 90 रुपये दिए, इसलिए हमने इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसमें से सब्सिडीज को घटा दिया, तो ये बना हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एनएनपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या था? इसी को क्या बोलते थे? नेशनल इनकम, ठीक है, तो ये सही है। इट इज़ डिराइव्ड बाय एडिंग NFIA, तो क्या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को जोड़ते हैं तो हमें फैक्टर ये क्या नाम, तो हमें NNP मिलता है। ध्यान से सोचो इसके बारे में। GDP में हमने NFIA को जोड़ा था तो हमें क्या मिला था? GNP मिला था, ठीक है। अब GNP में अगर हम डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो क्या मिलेगा? NNP मिलेगा। तो हैं, हाँ, तो देखो NFIA हमने किस में ऐड किया? GDP में, ना कि NDP में, लेकिन ये सही है, सॉरी ये सही है, क्योंकि GNP जब आपके पास निकल गया तो इसमें से आप डेप्रिसिएशन को ही तो माइनस करना है आपने, ठीक है। तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट उसने पहले से ही दे रखा है, मतलब उसने पहले से ही D को माइनस कर रखा था, तो ये भी सही है। इट इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस बट एक्सक्लूड्स सब्सिडीज, जो NNP है यानी कि नेशनल इनकम है, इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं लेकिन एक्सक्लूडेड होती हैं सब्सिडीज, ऐसा है क्या? याद करो हम NI में से क्या माइनस करते थे उस पे पहुंचने के लिए, किस पे? पर्सनल इनकम पे। अभी ऊपर ही बताया था मैंने, वैसे ये वाला सही है, ठीक है, क्योंकि जो नेशनल इनकम है इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड हैं, ठीक है।